आपका टॉपिक चल रहा है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के टॉपिक के अंतर्गत आप उसके प्रारंभिक जीवन, उसके द्वारा चौहान राज्य की सत्ता को संभालना, उसकी प्रारंभिक उपलब्धियां, किस प्रकार उसने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया, साम्राज्यवादी या दिग्विजय नीति को प्रारंभ किया, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर। अब मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष। पृथ्वीराज द्वारा किए गए संघर्षों का तृतीय चरण जय और पराजय का सम्मिश्रण है। इस चरण में उसे बाह्य मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष करना पड़ा। गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से गोर राज्य के सनसनवी वंश के शासकों ने गजनी के यामनी वंश के पतन का लाभ उठाकर गोर में अपना सत्ता स्थापित कर दी। 1173 में गयासुद्दीन गौरी ने गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को वहाँ शासक नियुक्त कर दिया, जो इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तबकाते नासरी के अनुसार शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी का राजा बनने के 2 वर्ष के पश्चात ही भारत पर आक्रमण करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इस समय भारत में पृथ्वीराज चौहान का शासन था कुछ क्षेत्रों पर। 1175 ईस्वी में उसने करमाथी मुसलमानों से मुल्तान छीन लिया। उसी वर्ष एक षड्यंत्र द्वारा उच्च यानी ऊपरी सिंध पर भी अधिकार कर लिया और अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रेरित होकर उसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया, लेकिन आबू के निकट गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया और इस पराजय से ने सिंधु और मुल्तान के मार्ग से गौरी की भारत विजय का मार्ग अवरुद्ध हो गया। किंतु गौरी इस पराजय से हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने पंजाब से होकर भारत विजय की योजना बनाई। 1181, 1184, 1186 ईस्वी में विभिन्न आक्रमणों के द्वारा उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की और अंत में 1186 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया। पेशावर और निचले सिंध पर 1179 और 82 में उसका अधिकार हो चुका था और इस क्रम में ही उसका पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होने के पीछे क्या कारण थे, यानी कि इन दोनों के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। पहला, धन प्राप्ति की कामना। तत्कालीन समय में भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसी धन धान्य की वजह से महमूद गजनवी का भी भारत में आक्रमण हुआ था और उसने भारत को खूब लूटा था। और जब मोहम्मद गौरी ने गजनी पर शासन करना शुरू किया तो उसे भी भारत के धन के बारे में पता चला और इसीलिए उसने भारत से धन प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। दूसरा कारण, भारत की राजनीतिक दशा। भारत में इस समय में कोई एक प्रमुख राजा नहीं था। भारत की स्थिति छिन्न भिन्न थी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न लोग शासन कर रहे थे। पंजाब पर गजनवी शासन था तो मुल्तान पर इस्लामिया शियाओं का राज्य था। राज्य के पूर्व और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य थे। उत्तरी भारत में सोलंकी, चौहान, गहड़वाल और सैन वंश स्थापित थे, किंतु इनमें एकता नहीं थी और इसी पारस्परिक फूट ने मोहम्मद गौरी को भारत विजय के लिए अग्रसर किया। तीसरा कारण, पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा। पृथ्वीराज चौहान महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसने अपनी विविध विजयों से अपने ही पड़ोसियों को अपना शत्रु बना लिया। उसने चंदेलों की शक्ति को कम कर दिया। 1181 ईस्वी के ललितपुर शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज ने महोबा पर भी अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज का दिल्ली पर अधिकार हो जाने से और संयोगिता वाली अपहरण के कारण जयचंद, जो गहड़वाल वंश का था, वो उसका प्रमुख शत्रु हो गया। उससे बदला लेना चाहते थे। पृथ्वीराज के शौर्य और साहस को उसके पड़ोसी स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन मन ही मन उसका विरोध भी कर रहे थे। वो ये मानते थे कि यदि मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत में होता है तो पृथ्वीराज का पतन हो जाएगा और यही कारण था जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ तो इन शक्तियों ने उसे सहायता प्रदान नहीं की। गोर राजनीति। मोहम्मद गौरी के मध्य एक प्रमुख प्रश्न था गोर साम्राज्य की रक्षा करना। ए.बी. पांडे के अनुसार वह यह समझता था कि लाहौर के गजनवी सुल्तान गौरी शासकों के संकट के समय उन पर हमला करके फिर से गजनी लेने की चेष्टा करेंगे
और इसी भांति मुल्तान के इस्लामिया स्याहों से भी विरोध की आशा की जा सकती थी। अतः मोहम्मद गौरी एक ऐसा क्षेत्र चाहता था जहां पर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सके और इसीलिए उसे भारत इसके लिए उचित दिखाई दिया। और जब उसने भारत में प्रवेश किया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका संघर्ष स्वाभाविक था। पांचवा, साम्राज्य स्थापना। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यद्यपि इस तरह के प्रयास इससे पहले अरबों और तुर्कों ने भी किए, लेकिन भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। यही कमी मोहम्मद गौरी को खटक रही थी और वो भारत में एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और वह इसीलिए पृथ्वीराज को पराजित करके भारत के एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था। छठवां कारण था धार्मिक कारण। मोहम्मद गौरी धर्म प्रचार के उद्देश्य से भी भारत पर आक्रमण करना चाहता था। वह यह मानता था कि भारतीयों पर विजय प्राप्त करने में मुसलमानों के धार्मिक जोश का लाभ उठा सकता है और इससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस तरह से आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण ही धार्मिक कट्टरता को माना है। गौरी भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और पृथ्वीराज हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक था। इसीलिए दो विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। अधिकार का दावा। मोहम्मद गौरी अपने को महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी ही नहीं मानता था, बल्कि ये कहता था कि उसने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था वो क्षेत्र उसी के अधिकार में होने चाहिए। इसीलिए महमूद की मृत्यु के उपरांत उसके दोनों पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो दिल्ली के हिंदू राजाओं ने उनकी निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर झांसी, थानेश्वर और सिंध मुसलमानों से छीन लिए थे। अतः मोहम्मद गौरी गजनवी के अधिकार को बनाए रखने के लिए उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार चाहता था और जब पुनः उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था तो पृथ्वीराज के साथ युद्ध होना भी अवश्यंभावी था। अंतिम कारण था सीमा की समीपता। पृथ्वीराज चौहान अपनी दिग्विजय में लगा हुआ था और इधर मोहम्मद गौरी भी अपना साम्राज्य फैला रहा था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य सतलज नदी से बेतवा तक और हिमाचल के नीचे के भागों से आबू तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज के साम्राज्य की बढ़ती हुई सीमा उसे तुर्कों के राज्य की सीमा के निकट ले जा रही थी। अतः दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। वैसे पृथ्वीराज रासो में 21 बार, हम्मीर महाकाव्य में 7 बार और पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, प्रबंधकोश प्रबंध चिंतामणि पुरातन प्रबंध संग्रह में 20 बार तुर्कों का पृथ्वीराज के हाथों पराजित होना लिखा है, जो सीमांत क्षेत्रों में हुए छुटपुट आक्रमणों को बताता है, क्योंकि इनका वर्णन मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं किया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने केवल 2 बार तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन किया है। अब इसके अंतर्गत पहला है पृथ्वीराज का प्रमुख संघर्ष, यानी कि पृथ्वीराज के साथ जो संघर्ष हो रहे थे वो। पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात मोहम्मद गौरी का संघर्ष अजमेर के चौहानों से हुआ। इस समय अजमेर के चौहान राज्य पर पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था, जिसकी गणना भारत के शक्तिशाली राज्यों में होती थी और उसने भटिंडा के किले पर अधिकार करके अपनी सुदृढ़ किलेबंदी भी कर रखी थी। लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य जब विस्तारित किया तो वो यहाँ तक आ गया और इसीलिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मोहम्मद गौरी को खदेड़ना पृथ्वीराज के लिए बहुत अधिक जरूरी हो गया था। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी तक पंजाब पर अधिकार कर लिया, तो उसके लिए जरूरी था पृथ्वीराज से युद्ध करना और 3 वर्ष की तैयारी के पश्चात 1189 ईस्वी में चौहान सीमाओं के द्वार भटिंडा दुर्ग पर उसने आक्रमण कर दिया। उसने इस दुर्ग पर लंबा घेरा डाला। पृथ्वीराज की उदासीनता या चौहान गहड़वाल संघर्ष में बिजी होने के कारण दुर्ग पर वह समय से सहायता नहीं पहुंचा पाया और यह दुर्ग गौरी के अधिकार में आ गया। गौरी इस दुर्ग को सेनानायक जियाउद्दीन तुगलक के अधीन 12,000 सैनिकों के संरक्षण में छोड़कर दिल्ली आक्रमण की तैयारी करने के लिए गजनी की ओर चला गया। लेकिन गौरी मार्ग में ही था
उसी समय पृथ्वीराज द्वारा भटिंडा पर अभियान की सूचना मिली, अतः मार्ग से ही लौट आया। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं का सख्त परीक्षण शुरू हुआ और इस युद्ध में राजपूत सेनाओं द्वारा तुर्की सेना के दोनों पार्श्व परास्त कर दिए गए। राजपूत आक्रमण की भीषणता से घबराकर तुर्क सैनिक रणक्षेत्र छोड़कर भाग निकले। गौरी ने सेना के मध्य भाग का नेतृत्व करते हुए प्रत्याक्रमण का एक प्रयास भी किया, किंतु उसके इस प्रयास को दिल्ली के गोविंदराज तोमर राजा था ने विफल कर दिया। इस युद्ध में गौरी घायल हो गया और एक खिलजी सैनिक द्वारा उसकी प्राण रक्षा संभव हो सकी। गौरी तथा उसकी सेना का राजपूतों ने कोई 60 किलोमीटर तक पीछा किया, भटिंडा का घेरा आरंभ किया और 13 मास के दीर्घ घेरे के बाद जियाउद्दीन से भटिंडा पुनः पृथ्वीराज के अधिकार में आ गया। राजस्थानी साधनों के आधार पर उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने एक बार गौरी को बंदी भी बना लिया था, लेकिन जब गौरी ने क्षमा मांगी तो उसे छोड़ दिया गया। तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का अंतिम और गौरवयुक्त अध्याय था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध में की गई भूल भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। गौरी को इतना दुख गुजरात पराजय से भी नहीं हुआ था जितना तराइन की हार से। इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा है कि जब गौरी अपनी राजधानी लौटा तो दुख और ग्लानि से इतना पीड़ित था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, अपनी पत्नी के पास नहीं गया, बदन पर जो कपड़े पहने हुए था वह नहीं बदला, दिन रात वह पृथ्वीराज से युद्ध के बारे में की तैयारी में लगा रहा। वर्ष भर वह अपनी शक्ति बटोरने, सुदृढ़ करने तथा योजनाबद्ध तरीके के आक्रमण करने की तैयारियों में लगा रहा। इधर पृथ्वीराज तो निश्चिंत हो आलस्य और विलास में डूबा रहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू दी एजेस में लिखा है कि पृथ्वीराज की भयानक भूल यह थी कि उसने अपने शत्रु को परास्त करने के बाद उसे पूर्णतया नष्ट करने की चेष्टा नहीं की थी और इसी वजह से कुछ ही समय के पश्चात तराइन का दूसरा युद्ध उन्हें झेलना पड़ा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। उसने इससे पहले अपना एक दूत पृथ्वीराज के पास भेजा और पृथ्वीराज को यह संदेश उस दूत ने दिया कि वह मोहम्मद गौरी की अधीनता को स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज ने उस दूत से कहा कि या तो वह अपने देश को लौट जाए और अन्यथा उनकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। इसके बाद भी गौरी और पृथ्वीराज में वार्ताएं चलाई रखी, क्योंकि गौरी का उद्देश्य था कि गौरी पृथ्वीराज को धोखे में रखना चाहता था और अपनी सैन्य व्यवस्था को ठीक करते हुए आगे बढ़ता रहा। गौरी ने कहलवाया कि वह पृथ्वीराज से युद्ध नहीं संधि करना चाहता है और इस संधि का पूर्ण ब्यौरा अपने भाई द्वारा स्वीकृत कराने के पश्चात पृथ्वीराज के सामने रखेगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी अपने भाई के अधीनस्थ राजा के रूप में गौर का राजा था। गजनी से संधि का आदेश प्राप्त करने के पश्चात वह स्वदेश लौट जाएगा। गौरी की इस सामरिक चाल को पृथ्वीराज समझ नहीं सका और उसने तुर्क शक्ति को निर्बल मानकर थोड़ी सी सेना के साथ तराइन के मैदान में आ गया। तभी सोमेश्वर नामक सेनानायक को उसके युद्धोचित सत परामर्श पर पृथ्वीराज द्वारा दंड दिया जाना जहां गौरी के लिए अनुकूल रहा, वही राजपूत शक्ति के लिए प्रतिकूल सिद्ध हुआ। वह तुर्कों का मुखबिर बन गया। पृथ्वीराज के दो सेनानायक स्कंद और उदयराज भी अपनी सेना साथ नहीं ले गए। संधि वार्ताओं के बुलावे में चौहान सेना निश्चिंत थी और उधर गौरी ने भी पीछे लौटने का अभिनय किया। रात को अपनी सैनिकों को मसाले देकर लौटने का प्रदर्शन करवाया। रास्ते में मसाले बुझाकर उन्हें तराइन में लौटाने का आदेश दिया। इससे राजपूत सैनिक तुर्क सेना के स्वदेश प्रयाण से भ्रमित हो निष्क्रिय हो गए। अचानक सुबह ही सुबह तुर्कों ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। अप्रत्याशित आक्रमण से राजपूत सेना हक्की बक्की रह गई और तुर्कों के दबाव से बिखरने लगी। इस तरह दिन भर युद्ध करने के पश्चात सायंकाल को गौरी ने सुरक्षित सेना का नेतृत्व करते हुए उग्र आक्रमण किया। लड़ते भागते राजपूत सैनिक इतने अधिक थक चुके थे कि अधिक समय तक लड़ने की स्थिति में नहीं रहे और पृथ्वीराज की पराजय होगी। पृथ्वीराज भी हाथी से उतर गया और अपने सेनानायकों के परामर्श पर घोड़े पर सवार होकर युद्ध स्थल से अजमेर की ओर भाग निकला। इस संदर्भ में अनेक मत दिए गए हैं। मिनहाज और सिराज के अनुसार वह रास्ते में ही सरस्वती के पास बंदी बना लिया गया, मार दिया गया।
फरिश्ता भी इसकी पुष्टि करता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उसे गजनी ले जाया गया। वहाँ उसका आश्रित कवि चंद्रबरदाई भी पहुँच गया और वहाँ शब्द भेदी बाण से गौरी को मार दिया गया। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने परस्पर आत्महत्या कर ली, किंतु यह भी सत्य नहीं माना जाता। हसन निज़ामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया और कुछ समय तक राज्य करने दिया गया, किंतु किसी षड्यंत्र में भाग लेने के कारण उसे मार दिया गया। पृथ्वीराज प्रबंध हम्बीर महाकाव्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम राय पिथौरा भी था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को कुछ समय के लिए अधीनस्थ शासक की भांति शासन करने दिया गया। गौरी ने अपने नाम के सिक्कों पर पृथ्वीराज का नाम भी अंकित कराया। इस तरह का एक सिक्का प्राप्त होता है। वस्तुतः तराइन के द्वितीय युद्ध ने राजपूताने के विशाल प्रांत पर गौरी का प्रभाव स्थापित कर दिया। राजपूत शक्ति की फूट और निर्बलता को भी प्रकट कर दिया, जिससे गौरी ने अन्य राज्यों की विजय और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य निश्चित कर लिया। अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को वार्षिक कर देने, नए गढ़ न बनवाने और गौरी के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पर सौंप दिया गया और उसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर गौरी वापस लौट गया। अब है पृथ्वीराज की पराजय के कारण। पृथ्वीराज की पराजय के कारणों में प्रमुख कारण था कि पृथ्वीराज ने गौरी की शक्ति का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया था। उसने गौरी को एक लुटेरे से अधिक नहीं समझा था। यदि प्रथम युद्ध में ही गौरी की शक्ति का पूर्ण आंकलन करता और अपनी सेना को सुव्यवस्थित करता तो वो गौरी को परास्त कर सकता था। गौरी ने 1 वर्ष में अपने सैनिकों को पूर्णतः प्रशिक्षित किया और उस 1 वर्ष के प्रशिक्षण का लाभ उसे तराइन के द्वितीय युद्ध में प्राप्त हो गया। पृथ्वीराज ने युद्ध राजनीति की जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं से वह लगा रहा। उसने युद्ध कूटनीति के नए दाव पेचों का प्रयोग नहीं किया। राजपूत वीरत्व और क्षमादान के अहंकार में वह निश्चिंत रहा और इसका परिणाम उसे अपने राज्य को खोकर भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने सुरक्षात्मक युद्ध लड़ा था, जबकि गौरी ने आक्रमणात्मक युद्ध लड़ा था और उसने पृथ्वीराज चौहान को संधि वार्ता में भी उलझाए रखा और इसी का फायदा गौरी को प्राप्त हुआ कि पृथ्वीराज ने उस पर आक्रमण नहीं किया। तुर्कों का अंतिम लक्ष्य था मरो या मारो, जबकि राजपूतों का धर्म था केवल उन्हें परास्त करके छोड़ दिया जाए या खदेड़ दिया जाए। और इस तरह से तुर्कों ने छलबल का सहायता लिया, जबकि राजपूत नियम और सिद्धांतों पर लड़ रहे थे। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति उसके लिए महंगी पड़ी, क्योंकि उसने चालुक्य चंदेल गहड़वालों को अपने विरुद्ध कर लिया। तराइन के युद्ध में उन लोगों ने तटस्थता की नीति का पालन किया और पृथ्वीराज की पराजय का इंतजार करते रहे। पृथ्वीराज को उसकी स्वयं की भूलों के कारण हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनेक दुर्गुणों का शिकार हो गया, जैसे आलस्य, शैथिल्य, विलासिता आदि। इस स्थिति में मोहम्मद गौरी के समक्ष टिकना असंभव था। अब है तराइन युद्ध के क्या परिणाम रहे। तराइन युद्ध के परिणाम भारतीयों के लिए हानिप्रद रहे और तुर्कों के लिए लाभदायक रहे। स्मिथ का मानना है कि 1192 ईस्वी का तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक संघर्ष माना जा सकता है, जिसने मुसलमानों के आक्रमण के विजय को सुनिश्चित कर दिया। चौहानों का करीब 250 वर्ष का प्राचीन साम्राज्य समाप्त हो गया और इस विजय से उत्साहित होकर ही गौरी और उसके सेनानायकों ने थोड़े ही समय में संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक युग परिवर्तनकारी घटना है। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी और चौहान शक्ति का पराभव हो गया। मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिदें बना दी गई, जैसे संस्कृत विद्यालय अजमेर का तोड़ दिया गया और उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तीव्रता से बढ़ता गया। इस युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को तहस नहस कर दिया। हजारों की संख्या में वीर योद्धा मारे गए, घायल हुए। यहाँ की संचित विपुल धनराशि की तुर्कों ने अपने हाथ में कर ली। पराधीनता के युग की भारत के इतिहास में शुरुआत हो गई। R.C. मजूमदार ने ठीक ही कहा है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार ने न केवल चौहानों की राज्य शक्ति का नाश किया, अपितु पूरे हिंदू धर्म का विनाश कर दिया। राजपूतों का साहस पूरी तरह टूट गया। सारा देश आतंक से जकड़ गया। इस युद्ध का परिणाम बौद्ध धर्म के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। उत्तरी भारत
में बौद्ध धर्म एक संगठित धर्म के रूप में था, लेकिन गौरी के आने के पश्चात उसका अवसान हो गया और गौरी का ही एक सेनापति था जिसने सारनाथ और तक्षशिला को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज की इस पराजय में भी विजय को देखा है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज की युद्ध में हार हुई, किंतु उसका नाम सदैव के लिए इस देश के इतिहास में अमर हो गया। वस्तुतः इस युद्ध ने एक युगांतकारी परिवर्तन भारतीय इतिहास में किया और भारतीय राजनीति में मुस्लिम राज्य की स्थापना प्रारंभ की। अब इसके पश्चात है पृथ्वीराज का व्यक्तित्व। पृथ्वीराज चौहान योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा, सेनानायक और विद्यानुरागी था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी दिग्विजयों को संगठित कर एक सुशासन व्यवस्था स्थापित की। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में गद्दी पर बैठा, निरंतर युद्धों का सामना करता रहा। अपनी दिग्विजय नीति के फलस्वरूप अनेक युद्धों को लड़ा। 1192 ईस्वी के तराइन युद्ध में पराजय से पहले वह लगभग सभी युद्धों में विजयी रहा। इस दृष्टि से वह एक योग्य साहसी सेनानायक, तीरंदाज, युद्धकुशल वीर था। पृथ्वीराज चौहान विद्यानुरागी, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके काल में साहित्यिक प्रगति हुई। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व में हमें अनेक गुण दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ कमियां भी बताई जाती हैं कि दूरदर्शी नहीं था, अदूरदर्शी था, इसीलिए पड़ोसियों के साथ संघर्ष मोड़ लिया। गौरी की कूटनीतिक चाल को भी वह नहीं समझ सका। उसने अपनी सैन्य पद्धति में परिवर्तन भी नहीं किया। आलस्य और प्रमादी हो गया था। इन सबको देखते हुए भी लेकिन हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक योग्य सेनानायक था, एक योग्य योद्धा था। अब और आता है पृथ्वीराज के उत्तराधिकारी। पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र गोविंद राज को मोहम्मद गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का राजा बना दिया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसे हटाकर पृथ्वीराज के भाई हरिराज को अजमेर का राजा बना दिया और गोविंद राज को रणथंभौर का राज्य दे दिया गया। लेकिन जब चौहानों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार के प्रयत्न किए तो तुर्कों ने उन्हें विफल किया और हरिराज को अजमेर से खदेड़ दिया और गोविंद राज को पुनः अजमेर का राजा बना दिया। ऐबक के वापस लौटते ही हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया और अजमेर पर अधिकार कर लिया। हरिराज ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भी अपने सेनापति जेतर को भेजा। कुतुबुद्दीन ने लेकिन दिल्ली पर पहुंचकर चौहानों को मार भगाया और अजमेर पर आक्रमण कर दिया। ये कहा जाता है ऐबक से पराजित होकर हरिराज ने अग्नि में जलकर प्राण त्याग दिए और अजमेर पर कुतुबुद्दीन का अधिकार हो गया। और इस प्रकार से 1194 ईस्वी में शाकंभरी के चौहान वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। धन्यवाद।